आज हम सीपीसी का ऑर्डर 3 रिकॉग्नाइज एजेंट एंड प्लीडर्स के बारे में बात करेंगे। इसमें ऑर्डर 3 में 6 रूल के तहत जो रिकॉग्नाइज एजेंट और प्लीडर्स हैं उनके बारे में बताया गया। इसका रूल 1 कहता है appearances etc may be in person by recognized agent और by pleader। जो कोर्ट में उपस्थिति होगी, दावे को फाइल कर दिया गया। इसके पहले हमने ऑर्डर 2 में पढ़ लिया, दावा फाइल हो गया। फाइल होने के बाद में अब उसमें उपस्थित कौन होगा और कैसे उपस्थित होगा, इसके बारे में इसमें बताया गया। तो इसका रूल 1 कहता है कि जो अपीयरेंसेस होंगे, जो उपस्थितियां होंगी कोर्ट के सम्मुख उपस्थित होने के लिए, वो या तो इन पर्सन, वह व्यक्ति जिसने मुकदमे को फाइल किया है वह स्वयं, जिसका मुकदमा है वो स्वयं उपस्थित हो सकता है अगर कानून को जानता है, या रिकॉग्नाइज एजेंट, वह कोई ऐसे व्यक्ति को, वह कोई ऐसे जो उस क्षेत्र का व्यक्ति हो या ऐसा व्यक्ति जो जानकार हो, उसको पावर ऑफ अटॉर्नी दे करके अपने उस मुकदमे की पैरवी करने के लिए रिकॉग्नाइज एजेंट के रूप में नियुक्त कर सकता है। या बाय प्लीडर, बाय प्लीडर अधिवक्ता को नियुक्त कर दे, अपना पावर दे करके, सिग्नेचर करके उसके द्वारा उपस्थिति कराए। तो ये 3 चीजों के द्वारा, 3 लोगों के द्वारा उनमें उपस्थिति कराई जा सकती है और उनकी कोर्ट की कार्रवाई को किया जा सकता है। अब यही बात इसमें रूल 1 में कही गई। रूल 2 में कहा इन्होंने रिकॉग्नाइज एजेंट। अभी हमने बात करी रूल 1 में कि 3 लोगों के द्वारा कोर्ट में उस मुकदमे की पैरवी या उपस्थिति कराई जा सकती है। अब इन्होंने कहा रिकॉग्नाइज एजेंट जो है वो किस तरीके से अपॉइंट किया जाएगा, वो रिकॉग्नाइज एजेंट कौन होगा, उसके बारे में इसका रूल 2 कहता है मान्यता प्राप्त अभिकर्ता। तो मान्यता प्राप्त अभिकर्ता वह है जिसे उस व्यक्ति ने, जिस व्यक्ति के हित निहित है और उसने मुकदमा कोर्ट में फाइल किया है, वह उस कोर्ट में मुकदमा फाइल करने के लिए, उसकी पैरवी करने के लिए, उसके डॉक्यूमेंट लगाने के लिए, उसमें विटनेस बुलाने के लिए, अधिवक्ता नियुक्त करने के लिए, अधिवक्ता बदलने के लिए, ऐसी सारी चीजों के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी, मुख्तारनामा दे सकता है। और मुख्तारनामा क्या होगा, रिटन में होगा, जिसमें उसके हस्ताक्षर होंगे, गवाह होंगे और वह मुख्तारनामा उस कोर्ट के समक्ष फाइल किया जाएगा और वही उसका मान्यता प्राप्त अभिकर्ता होगा, वही उसका रिकॉग्नाइज्ड एजेंट होगा। अब इन्होंने कहा कि इसमें एक ऐसा व्यक्ति, इसका सब क्लॉज बी में कहा कि एक ऐसा व्यक्ति, सपोज करते हैं कि कोई फैक्ट्री है और फैक्ट्री दिल्ली में स्थित है, वह फैक्ट्री यहाँ पर स्थित नहीं, फैक्ट्री किसी अन्य जगह पर स्थित है और उस केस को इलाहाबाद में फाइल करना है। तो जो इलाहाबाद का लोकल व्यक्ति होगा, उस कंपनी का एजेंट, जो उस कंपनी का एजेंट है, वह उस कंपनी का एजेंट को पावर दे सकता है और वो पावर के बिहाफ पर उस मुकदमे की पैरवी कर सकता है। इसका सब क्लास बी कह दिया गया। अब इसका रूल 3 क्या कहता है, सर्विस ऑफ प्रोसेस ऑन रिकॉग्नाइज एजेंट। जो मान्यता प्राप्त अभिकर्ता है पर आदेशिका की तामील क्या होगा, आदेशिका की तामील, अब वो रिकॉग्नाइज एजेंट है, अगर कोर्ट उसको समन का तामीला कराती है या उसको कोई डॉक्यूमेंट करा, उसको दिलाती है कोर्ट, या जो अदर पार्टी है वो उसको रिसीव कराता है, तो ये माना जाएगा कि जैसे उसने उस पक्षकार को ही रिसीव कराया हो, क्योंकि वो उसका रिकॉग्नाइज एजेंट है। अब अभी हमने कहा कि वह व्यक्ति कोर्ट में उपस्थित होना नहीं चाहता या उपस्थित नहीं, किसी कारण नहीं हो सकता, उसने पावर ऑफ अटॉर्नी दे दी, मुख्तारनामा दे दिया। अब उस व्यक्ति को अगर वह कोर्ट कॉपी रिसीव कराने के लिए कहता है
तो इसमें कहा कि वो ऐसा माना जाएगा कि जैसे उस पक्षकार को ही रिसीव कराई हो। अब इसका रूल 4 कहता है अपॉइंटमेंट ऑफ प्लीडर। अभी तो ये रिकॉग्नाइज एजेंट की बात हो गई कि रिकॉग्नाइज एजेंट कैसे नियुक्त किया जाएगा और उसका वर्क क्या होगा। अब प्लीडर की बात आती है कि जो प्लीड करेगा, जो कानून जानता होगा, अधिवक्ता होगा, उस क्षेत्र में स्थित होगा, वहां प्रैक्टिस करता होगा, तो उसकी बात करी गई कि प्लीडर के बारे में कि प्लीडर की नियुक्ति कैसे होगी। तो इसमें कहा गया किसी व्यक्ति के लिए कार्य वही करेगा, कौन? प्लीडर करेगा। प्लीडर करेगा यदि उसे, या जब तक नहीं दिया जाता पावर तब तक नहीं करेगा, यदि उसे वह पक्षकार लिखित रूप से दस्तावेज में, वकालतनामे में, पावर ऑफ अटॉर्नी में उसे अपना हस्ताक्षर करके दे देता है और नियुक्त कर देता है, तभी वह नियुक्ति जो उसने हस्ताक्षर करके दिया मुख्तारनामे में या वकालतनामे में, उसे वह कोर्ट में फाइल कर देगा, तभी वह प्लीडर उस मुकदमे में नियुक्त माना जाएगा। और जब तक वह उस मुख्तारनामे या पावर ऑफ अटॉर्नी में कोर्ट में फाइल नहीं कर देता है, तब तक वह पावर्स का प्लीडर नहीं होगा और वह उस मुकदमे की पैरवी नहीं कर सकेगा। इसका सब क्लास 2 कहता है कि जो लिखा गया है पावर ऑफ अटॉर्नी मुख्तारनामा, उसे कोर्ट में फाइल किया जाएगा और तब वह मुवक्किल की समस्त कार्रवाइयों को तब तक करेगा जब तक कि उस मुकदमे का अंत नहीं हो जाता। उस मुकदमे का अंत का मतलब क्या है कि उस मुकदमे को डिसाइड नहीं हो जाता है पर्टिकुलर, मतलब उसमें जब तक कि उसकी अपील ना हो जाए। अपील होने के पहले उसका पावर है, क्योंकि अपील हो गया तो नया मुकदमा हो गया, नया उसका ग्राउंड हो गया, नई कोर्ट में हो गई, रिवीजन हो गया, नया हो गया। अब उसमें तब तक के लिए रहेगा जब तक कि उसकी फाइनल ऑर्डर और डिग्री उस कोर्ट में, उस वाद नंबर में जिसमें उसने पावर लगाया है, तब तक वह उसका अधिवक्ता रहेगा। अगर उसके आगे अपील में या रिवीजन में जाता है तो पुनः उसको प्लीडर वह व्यक्ति नियुक्त करेगा। अब इसका सब क्लास नेक्स्ट कहता है कि अगर हाई कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय ये कहता है कि ऐसा कोई व्यक्ति जो अपना अंगूठा लगाता है और पढ़ लिख नहीं सकता है और वह उस पावर ऑफ अटॉर्नी को दे रहा, वकालतनामे में दस्तखत कर रहा है, तो कोई ऐसा जानकार व्यक्ति उसे हस्ताक्षरित करेगा, उसको आइडेंटिफाई करेगा कि इस व्यक्ति ने इसे पावर ऑफ अटॉर्नी या इसे वकालतनामा या इसे अधिवक्ता नियुक्त किया है। इस बात के लिए वह ऑनरेबल हाई कोर्ट उस पर आदेश कर सकता है। अब इसमें कहा कि कोई प्लीडर अगर अभिवचन करने के प्रयोजन से मुकर्रर किया गया है तो वह उसे कोर्ट में फाइल करेगा, कोर्ट के समक्ष देगा, जो लिखित होगा और गवाहों से सत्यापित होगा। अगर वो देता है और कोर्ट उसे एक्सेप्ट करता है तो वो एज ए प्लीडर वर्क करेगा। तो ये बात इसकी सब क्लास 4 में कह देगी अपॉइंटमेंट ऑफ प्लीडर। प्लीडर अपॉइंट कैसे होगा, उसका वर्ग क्या होगा, वो भी पावर ऑफ अटॉर्नी लेकर के जाएगा। ये सारी बातें इसके अपॉइंटमेंट की 4 रूल में कह देगी। अब इसका रूल 5 कहता है सर्विस ऑफ प्रोसेस ऑन प्लीडर। सर्विस ऑन प्रोसेस ऑन प्लीडर, प्लीडर पर आदेशिका की तामील। अभी इसमें इसके पहले आया था रिकॉग्नाइज एजेंट पर आदेशिका की तामील। कोर्ट आदेश करता है कि रिकॉग्नाइज एजेंट को दे दो, तो वो माना जाएगा कि जैसे उसने उसी मुवक्किल को दिया है जिसका वो वाद है। अब इसमें कहा कि प्लीडर पर आदेशिका की तामील अगर कोर्ट कहता है कि वह उस व्यक्ति के पास में वह डॉक्यूमेंट जो कोर्ट में फाइल किए गए नहीं पहुंच पाते, तो उसके प्लीडर को भी अगर रिसीव करा दिया जाता है तो वही माना जाएगा कि जैसे उसने उस व्यक्ति को रिसीव कराया है जिसका वो वाद में दाखिल होना था। चाहे वो अपोजिट पार्टी के अधिवक्ता को रिसीव किया जाए तो अपोजिट का माना जाएगा, और वादी अधिवक्ता को रिसीव किया जाए तो वादी का रिसीव किया हुआ माना जाएगा। अब इसका रूल 6 कहता है एजेंट टू एक्सेप्ट सर्विस। अभिकर्ता तामीला का प्रतिग्रहण करेगा। अभिकर्ता तामीला का
प्रतिग्रहण करेगा। इसमें कहा कि मान्यता प्राप्त अभिकर्ताओं, मतलब जिनको पावर ऑफ अटॉर्नी जिन व्यक्तियों को दी गई, वो लोग मान्यता प्राप्त अभिकर्ताओं के अतिरिक्त ऐसा कोई व्यक्ति जो न्यायालय की अधिकारिता के भीतर निवास करता है, आदेशिका की तामील का प्रतिग्रहण करने के लिए अभिकर्ता नियुक्त किया जा सकता है। ये क्या बात कह रहे हैं? ये बात कर रहे हैं कि मान लेते, अभी हमने इसके पहले बताया था कि वो व्यक्ति या वह ग्रुप या वह कंपनी उस शहर के बाहर कहीं दूर रहती है या विदेश में कहीं रहती है और उस कोर्ट की पैरवी वह नहीं कर सकती। तो जो उस क्षेत्र में या उस देश में वह व्यक्ति रहता है, उस क्षेत्र में, उस प्रदेश में व्यक्ति रहता है और जो न्यायालय में पैरवी कर सकता है उस व्यक्ति की उस वाद में, वह व्यक्ति उससे पावर ऑफ अटॉर्नी दे सकता है। मतलब कोई बंबई में रहता है और केस कानपुर में फाइल होता है, तो कानपुर का जो लोकल व्यक्ति है, जो उसका एजेंट है किसका, उस कंपनी का, वो उसको पावर दे सकता है और उस पावर के बिहाफ पे वो उसमें एज ए रिकॉग्नाइज्ड एजेंट वर्क कर सकता है। इसका सब क्लास 2 कहता है कि जो ऐसा रिकॉग्नाइज्ड एजेंट मालिक जो उसको पावर ऑफ अटॉर्नी देगा, वो हस्ताक्षरित होगी और लिखित होगी और उन्हें साधारण नियुक्ति में एज ए विटनेस के द्वारा सर्टिफाइड की जाएगी। उसे वह कोर्ट में फाइल करेगा, तभी उसको माना जाएगा कि वह अभिकर्ता, मान्यता प्राप्त अभिकर्ता है। इसका सब क्लास 3 कहता है जिसका कोई मान्यता अभिकर्ता नहीं है, जिसका कोई मान्यता प्राप्त अभिकर्ता नहीं है, तो कोर्ट क्या कर सकती, ये आदेश दे सकती है कि वह मान्यता प्राप्त अभिकर्ता या ऐसा अभिकर्ता नियुक्त करे जो उस क्षेत्र के अंदर निवास करता हो। मतलब अगर कोई व्यक्ति और कहीं रहता है तो कोर्ट उसको आदेशित कर सकती है कि जो पैरवी करने के लिए लोकल व्यक्ति है, ताकि कोर्ट में उस प्रोसेस में कोई डिले ना हो, कोई लोकल व्यक्ति जो उस ज्यूरिडिक्शन में रहता हो उसे अभिकर्ता नियुक्त कर दे, ताकि कोर्ट की जो प्रोसेस है, जो उस वाद का प्रोसेस है, वो सुगमता से किया जा सके। तो अभी इसमें ऑर्डर 3 में रिकॉग्नाइज एजेंट्स एंड प्लीडर की बात करी गई कि रिकॉग्नाइज एजेंट्स कौन होते हैं, प्लीडर कौन होते हैं, उनके वर्क क्या होते हैं, वो कैसे उस किसी केस में उपस्थित हो सकते हैं, इनकी सिंपल सी बात करी गई है। अगर वह व्यक्ति स्वयं उपस्थित नहीं हो सकता है और कानून नहीं जानता, अगर वह व्यक्ति कानून जानता है और स्वयं उपस्थित हो सकता है तो वह स्वयं भी कर सकता है। तो ये सारी बातें इसमें ऑर्डर 3 में करी गई। अब नेक्स्ट ऑर्डर 4 में हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, जय हिंद।